बाजार में आज दायरे में कारोबार, निफ्टी हल्की बढ़त के साथ 19,420 के पास। बैंक निफ्टी लाल निशान में करीब 140 अंकों की गिरावट। आईसीआईसीआई बैंक, कोटक, एक्सिस बैंक से दबाव। तेल में गिरावट से ऑयल मार्केटिंग और रिफाइनिंग कंपनियों में शानदार खरीदारी। एचपीसीएल में 7% का उछाल। बीपीसीएल और एमआरपीएल में भी 2% से 3% तक की तेजी। अच्छे नतीजे और कच्चे तेल में गिरावट से अपोलो टायर्स में 6% से ज्यादा की तेजी। दूसरी टायर कंपनियां भी रफ्तार में। जेके टायर और सीएट 2 से 5% चढ़े। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और एमआरएफ में भी खरीदारी। अच्छे नतीजों से प्रेस्टीज एस्टेट्स में शानदार तेजी। शेयर 4% से ज्यादा चढ़ा। शोभा, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस और ओबरॉय रियल्टी में भी 1 से 4% की मजबूती। फार्मा शेयरों में जोरदार एक्शन। एल्केम लैब, इप्का, जाइडस लाइफ और औरोबिंदो फार्मा में 4 से 5% की मजबूती। सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज में भी खरीदारी। कमजोर नतीजों से आइडिया फोर्ज का शेयर करीब 6% तक टूटा। दूसरे तिमाही में मुनाफा 78% और आय में 40% की गिरावट। आस्क ऑटोमोटिव के आईपीओ का आज दूसरा दिन। अब तक करीब 90% भरा इशू। प्रोटियन ई गव के आईपीओ में पैसा लगाने का आज आखिरी दिन। अब तक करीब 12 गुना से भरा इशू। नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ है मेरी सहयोगी डिम्पी कालरा और मुंबई स्टूडियो से प्रियंका उपल आनंद। बाजार में आज हमने एक बहुत ही टाइट रेंज देखा है अब जबकि 1 घंटे का ही सत्र शेष रह गया है। सिर्फ 60 अंकों की रेंज में निफ्टी फंसा हुआ है। लेकिन अच्छी चीज ये रही और ये चीज डेटा इंडिकेट भी कर रहे थे कि 19,400 पर बढ़िया वाला सपोर्ट बन चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं 19,500, 450 वहां पर रेजिस्टेंस भी अपने काम कर रहे हैं। तो हमने पूरी तरह से कह सकते हैं कि जो लेवल्स थे बाजार ने उसके अकॉर्डिंगली ही आज मूव दिया है। हालांकि जैसे जैसे सत्र बीता है कहीं ना कहीं हमने ये देखा है कि गिरने वाले शेयरों की संख्या थोड़ी सी बढ़ी जरूर है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा है। 1250 शेयर हरे निशान में, उसके मुकाबले करीब 950 से 1000 शेयर लाल निशान में करने कारोबार। आज फिर से हम देख रहे हैं कि फार्मा शेयरों से, कंजम्पशन वाले शेयरों से बाजार को आज सपोर्ट मिल रहा है और क्रूड भी अपना उसमें काम कर रहा है, क्योंकि क्रूड के फायदे वाले जो भी शेयर हैं, चाहे वो ओएमसीज हों या फिर पेंट हो, टायर हो, वहां पर हम तेजी देख रहे हैं। लेकिन बैंकिंग का सपोर्ट गायब है। आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक ने कल लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी दिखाई थी और आज ये सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर है। और कुछ हम देख रहे हैं कि कमजोरी आईटी से भी आ रही है। इन्फोसिस में 1% के आसपास कमजोरी है। टेक महिंद्रा का शेयर भी कमजोर है। फाइनेंशियल भी थोड़ा सा ड्रैग कर रहे हैं बाजार पर। थोड़ा सा यहां से एफएनओ के लिहाज से, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिहाज से जरा पोजीशन को समझते हैं। डीपी, जो हम सुबह चर्चा कर रहे थे कि इंडेक्स को देखते देखते आप थक जाएंगे, आज सच में वही हुआ है। 60 अंकों की रेंज और उस रेंज को पूरी तरह से हमने कहा कि बाजार ने सम्मान भी किया। 19,400 को तो बचा के रखा है। आखिरी घंटे में कोई मूव्स होंगे या फिर जो स्थिति है यथास्थिति बनी रहेगी? देखिए, मार्केट आपको ये कह रहा है कि आप बाजार की चिंता ना कीजिए और अपने फेस्टिवल की चिंता कीजिए, अपने ड्रेस कोड की चिंता कीजिए, बच्चों को गिफ्ट दिलाइए, घूमिए फिरिए, मौज कीजिए। इसलिए बाजार कुछ ऐसा है। हालांकि ये सिर्फ मजाक की बात है। हालांकि आप वॉल्यूम चेक करेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। हमने कल भी आपको बात बोली थी, आज भी ये बात बोली है कि आप थक जाएंगे। इंडाइसेस को देखते देखते आपसे पैसा नहीं बन पाएगा और कुछ वैसा ही मार्केट आज भी बिहेव कर रहा है। लेकिन मैं फिर भी मार्केट को थोड़े कुछ लिहाज से पॉइंट्स दूंगा और अच्छे पॉइंट्स दूंगा। वो इस वजह से क्योंकि अब 2 दिन से आपके पास गैप नहीं है। आप इस चीज़ को भी नोटिस कर रहे होंगे, ये बिना गैप के टिकने वाला बाजार है। ये पिछले 48 घंटे में मार्केट ने अपनी कोर स्ट्रेंथ बिना ग्लोबल मार्केट्स के हेल्प से दिखाई है। मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स को जो मैंने लिखे हैं आपके स्क्रीन पर भी आएंगे और आप इसको समझेंगे भी। पहला पॉइंट आप देख रहे होंगे, रिलायंस और HDFC की बदौलत आज बाजार के अंदर थोड़ा ठहराव है। देखिए, लीडर तो चाहिए ही ना।
आपके घर में भी चाहिए, आपके समाज में भी चाहिए, आपकी सोसाइटी में भी चाहिए, तो बाजार में बिना लीडर के कैसे आगे बढ़ेंगे आप? लीडरशिप की तो रिक्वायरमेंट है ही, वो चाहे अडानी से आए, अंबानी से आए, या फिर एल&टी से आए, या किसी से भी आए। ठीक, तो एक तो लीडरशिप रिलायंस और HDFC थोड़ा आज दे रहे हैं, ये पहला पॉइंट नोटिसेबल है। दूसरा पॉइंट जो भी आपने क्रूड वाली बात बताई, देखिए क्रूड एक दिन में ही नहीं टूट के आया, धीरे 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 खिसकता गया, और जब हम शॉर्ट कवरिंग कर रहे थे तो वो हमारा दोस्त बना रहा और उसने काफ़ी हद तक हमारे मैक्रोस को ठीक करने का काम किया। आपने डॉलर इंडेक्स की ज़रा बात नहीं की, आपने बॉन्ड यील्ड्स को लेकर ज़रा कॉन्फिडेंस नहीं हो, आप क्रूड को लेकर कॉन्फिडेंट थे, और क्रूड को लेकर आज भी मार्केट के अंदर उसका इम्पैक्ट आप स्टॉक स्पेसिफिक देख पा रहे हो, जबकि बॉन्ड यील्ड्स और डिक्सी ने कुछ खास बड़ा चेंजेस नहीं दिखाए आपकी मार्केट के अंदर। तो क्रूड आपका दोस्त था। तीसरा, FIs की जो लॉन्ग पोजीशंस है वो 13 से 19.5 हुई हैं। यही इकलौता एक ऐसा एरिया जो पूरी तरह से भी विकसित नहीं हुआ, यहाँ पे डेवलपमेंट की और गुंजाइश है। इसलिए मेरे को लग रहा है कि जो बाजार काम कर रहा है ना अपना बेस बनाने का, ये आगे इसी FIs के बदौलत और चलेगा, अगर FIs आ जाते हैं तो। अगर FIs नहीं आते तो ट्रस्ट में यही FIs और यही ग्लोबल मार्केट्स वापस आपको पीछे भी धकेलने की कैपेसिटी रखते हैं। एक और पॉइंट, निफ्टी और बैंक निफ्टी फिलहाल दायरे में कामकाज आगे भी करेंगे, क्योंकि आगे आपके वो और वॉल्यूम कम होने जा रहे हैं। कल थर्सडे, फिर परसों फ्राइडे, फिर आप दिवाली एंजॉय करेंगे, फिर एक दिन का वर्किंग है मंडे को, फिर उसके बाद फिर छुट्टी है, तो अगले 3 दिन लो वॉल्यूम के साथ काम करेंगे। आपको मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा फ्यूचर वाली प्लेट, आपको उसी से आइडिया लग जाएगा कि बाजार में कितना कम वॉल्यूम है। दूसरे एक और पॉइंट है 19,400 और 500 वाला एरिया, जहाँ पर आप बार बार हिट होके आ रहे हैं, ये एरिया को ना मार्केट को पार करके दिखाना होगा, और इसी हफ्ते में पार करना होगा, तो और शॉर्ट कवरिंग आएगी। नहीं तो क्या होगा, आप साइडवेज हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि बाजार आपको कमज़ोर होगा, देखिए बाजार ने ना बड़ी मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने में, वो जल्दी जल्दी अपने गेंस को जाने नहीं देगा, लेकिन आगे जाने के लिए उसको रास्ता तो चाहिए ना साफ। तो रास्ता जब तक 450 और 500 वाले जो कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, जिन्होंने बाजार को मंदी दे रखी है, उनकी तरफ से कवरिंग आनी चाहिए, जो अभी एब्सेंट है, अभी वो नहीं आ रही है। दूसरा पॉइंट, बैंक निफ्टी और निफ्टी का PCR ऑलरेडी 1 के ऊपर चल रहा है। 19,200 तक आप कभी भी बाइंग ऑन डिप्स कर सकते हैं। हमने कल भी आपके सामने बात रखी थी, और ये परसों भी रखी थी, और आज भी रख रहे हैं, और इसका बेनिफिट आपको मिल ही रहा होगा। 43,800 जब तक पार नहीं होगा, बैंक निफ्टी चलेगा नहीं। ये पॉइंट भी हमने आपके सामने क्लियर किया है। ग्लोबल मार्केट और FIs की और ज़रूरत है, जितना हुआ उनको हम थैंक यू तो कर रहे हैं, लेकिन अभी और ज़रूरत है। आप बिना ग्लोबल मार्केट के और बिना FIs के भी और नहीं चल पाएंगे, अर्निंग्स लैकलस्टर है। एक और बात, मार्केट के अंदर ना एग्रेशन नहीं दिख रहा है। एग्रेशन होता है कि आपके शेयर्स चले जाएं बैन में, आपको तोड़फोड़ होती हुई दिखे, नीचे से 100 पॉइंट एकदम से जंप करके निफ्टी ऊपर आ जाए, वो एग्रेशन एब्सेंट है अभी मार्केट के अंदर। थोड़ा उसको समय देना होगा, शायद मार्केट 3-4 दिन ऐसा कुछ करेगा भी नहीं। बट अच्छी चीज़ ये है कि आपको अच्छे नोट पर दिवाली आपकी अच्छी से मनवा रहा है मार्केट, ये एक अच्छा साइन है। इसलिए कम वॉल्यूम के साथ काम कीजिए, अच्छे शेयर्स के साथ काम कीजिए, और ये 18 स्वदेश बखूबी आपके लिए कर रहा है, और ये आगे भी करेगा, क्योंकि प्रियंका अब आपको मेहमानों से कनेक्ट कर रही हैं, वो यही काम आपको बता रहे हैं। वो आपको ये बता रहे हैं कि इन्हीं स्टॉक्स के साथ काम करो तो आपका पैसा बनेगा। पूरा बाजार खरीदा नहीं जा सकता, पूरा बाजार बेचा नहीं जा सकता। प्रियंका, बिल्कुल। तो इस लो वॉल्यूम के बीच में इस वक्त राइट स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए? हमारे साथ बाजार पर एक फंडामेंटल नजरिया देने के लिए शाइना मुकद्दम है, और साथ ही टेक्निकल नजरिया देने के लिए श्रीकांत चौहान, सुदीप शाह और कुणाल परार हैं। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। पहले एक बार इंडेक्स के लेवल्स पे ही बात करते हैं, क्योंकि एक रेजिस्टेंस तो ऊपर 19,400 के पास, हालांकि 19,400 के ऊपर आप बने तो हुए हैं, लेकिन एक रेजिस्टेंस तो अच्छी खासी निफ्टी को दिख रही है, और इनफैक्ट निफ्टी अंडर परफॉर्म भी कर रहा है अगर आप देखें स्मॉल कैप इंडेक्स को। तो यहाँ पे लेवल्स इंडेक्स पर क्या वॉच आउट करने चाहिए? श्रीकांत, गुड आफ्टरनून। क्या लेवल्स के लिए इस वक्त इंडेक्स पर ट्रेड करना चाहिए? क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले, हालांकि लास्ट वीक जिस रेंज के साथ, लास्ट वीक भी पूरे 300 पॉइंट की ही रेंज थी निफ्टी पर आप देखें, और 800-900 पॉइंट बैंक निफ्टी की रेंज थी। हम ऊपर जरूर आए इस हफ्ते, लेकिन हम काम अब भी उसी एक रेंज में ही कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो देखिए प्रियंका, अगर इस पर्टिकुलर मार्केट के जैसे भी ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात डिम्पी ने की, या तो जो हम देख रहे हैं, एक बात तय है कि मार्केट एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉल राइटिंग 19,500 में है, ह्यूज अमाउंट ऑफ पुट राइटिंग 19,400 में है। 19,400 पे 20 दिन का एवरेज है, और 19,460 में जो आज के हाईएस्ट लेवल्स है, वहां पे 100 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज है। प्लस आज वीकली एक्सपायरी भी है।
तो जब ऐसे मौका बनता है तो मार्केट एक ही रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए नजर आता है। अगर जाते जाते अगर कोई करेक्शन अगर आता है तो जैसे डिप्टी ने कहा, मुझे भी यही लगता है कि मार्केट में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बिल्कुल होनी चाहिए। और अगर मार्केट करेक्ट होते हुए अगर 19,350 या 370 के करीब अगर आता है तो वहां उन लेवल्स पे लॉन्ग पोजीशंस बनाए। या तो अगर आज मार्केट 19,460 के लेवल्स को क्रॉस करने में कामयाब अगर हो गया तो वहां पे कुछ हम एग्रेसिव स्टेप ले सकते हैं ऑफ बाइंग। बट एट दिस लेवल्स मुझे लगता है स्टॉक स्पेसिफिक रहना जरूरी है। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी है। बैंक निफ्टी में और जब तक ये 43,900 के लेवल्स को क्रॉस नहीं करता तब तक ये प्रेशर में रहेगा। और लोअर लेवल्स पे 43,400 के लेवल्स है जिनके नीचे और थोड़ी सी मंदी हो सकती है। तो बाजार पर निफ्टी पर और निफ्टी बैंक पर ये व्यू श्रीकांत जी का। फटाफट थोड़ी देर में हम ट्रेडिंग कॉल्स भी लेंगे, लेकिन इस बीच वंडरला हॉलीडेज के नंबर आए थे, फिर से स्क्रीन पर लेके आएंगे। लेकिन जैसे ही नतीजे इसके आए हैं, शेयर में हमने एक गिरावट देखी है। अब ये 4-5% नीचे ये शेयर कारोबार कर रहा है। 888 रुपये के आसपास के भाव है। हालांकि ये शेयर चला बहुत है, मतलब कि 2-2.5 गुना ये शेयर हो गया है। 300 रुपये से चल के 900 रुपये के ऊपर भी निकला था ये, लेकिन इस वक्त 4.5% के आसपास की करेक्शन हम इसमें देख रहे हैं। सुदीप, वंडरला हॉलीडेज लगातार हमने इसमें तेज़ी ही देखी है, लेकिन पिछले 2-3 सत्र से हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा ग्रिप में आ रहा है मंदी खिलाड़ियों की। उसमें कैसे आप देख रहे हैं शेयर को और क्या करना चाहिए नतीजों के बाद? अब सुदीप जी प्लीज अनम्यूट कीजिए सर, उसके बाद आपको सुन पाएंगे हम। ठीक है, नमस्कार। हाँ, जैसे ही आपने सही कहा कि पिछले 2-3 महीने से हमने देखा कि एक अच्छी रैली ये स्टॉक में आई थी और MHRIL, वंडरला, ये सब में एक अच्छी रैली आई थी। 400 से लेके स्टॉक 900, 950 तक आ गया था, ओवरबॉट जोन में आ गया है। ओवरऑल ट्रेंड अच्छा है, पर मुझे लग रहा है जो हिसाब से इतना फास्ट रन अप आया है ना ये स्टॉक में, तो मुझे लग रहा है एक छोटा सा करेक्शन, एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग मूव आ सकता है, और जो कि आज स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि एक बार 830 तक ये स्टॉक रिटेस्ट कर सकता है, जहां पे इसका जो एक प्रीवियस अक्टूबर महीने का, जो अक्टूबर फर्स्ट वीक में एक स्विंग टॉप बनाया था 825, 830 का, ये लेवल तक एक बार स्टॉक रिटेस्ट कर सकता है। यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा और फिर से एक नया बेस बना के चलेगा। मुझे लग रहा है अगर किसी को लेना भी है ये स्टॉक तो फिलहाल एक डिप की राह देखे और 830, 835 के आसपास ये स्टॉक में पोजीशंस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 830-35 के रेंज में अगर आप लेना चाहें तो शायद आपके लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी वहां पर बनेगी। लेकिन चलिए फटाफट जरा ट्रेड समझ लेते हैं। श्रीकांत जी, घंटे भर से भी कम, पौने घंटे के आसपास समय है, बताइए आपकी तरफ से कहां पर कन्विक्शन है, क्या खरीदना है फिर क्या बेचना है? बिल्कुल, तो देखिए मुझे लग रहा है कि जैसे क्रूड के दामों में एक गिरावट आई है तो मुझे लग रहा है कि पीडीलाइट और एशियन पेंट्स यहाँ पे हम आने वाले दिनों में अच्छे खासे रिटर्न्स देख सकते हैं। पीडीलाइट स्पेसिफिकली मुझे लगता है कि इसे लॉन्ग करके चलना चाहिए। तकरीबन 2460-70 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है 2430 रुपए का, और यहाँ से अगर इसमें रैली बनती है तो टारगेट्स 2530 से लेकर 2570 के हो सकते हैं। तो करंट लेवल से पीडीलाइट को लॉन्ग करके चले। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि फर्टिलाइजर स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनी है, और फर्टिलाइजर स्टॉक्स में अगर यहाँ से अगर मोमेंटम बनता है तो हमें लगता है कि RCF, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर, यहाँ पे एक रेक्टेंगल कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है। 130 के करीब इसे खरीदे, 127 के करीब का स्टॉप लॉस रखे और टारगेट्स रखे 137 से लेकर 140 के। तो RCF और पीडीलाइट ये दो स्टॉक्स में लॉन्ग की पोजीशंस बना सकते हैं। पीडीलाइट हमने देखा था कि 2700 से शेयर ये फिसल के 2300 रुपये के आसपास तक आया, लेकिन वहां से फिर से रिकवरी कोशिश कर रहा है। तो पीडीलाइट और RCF फर्टिलाइजर में तो लगातार हम कह सकते हैं कि मोमेंटम है और हर डिप्स पर खरीदारी वहां पर आ रही है। ये दो शेयर श्रीकांत जी की तरफ से। सुदीप जी, आपके लिस्ट में कौन से शेयर हैं आज? मेरे लिस्ट में पहला नाम है MFSL, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। हमने देखा है पिछले कुछ दिनों से स्टॉक ये कंसोलिडेशन में था और आज एक ब्रेकआउट आया है कंसोलिडेशन में से, यहाँ पे ब्रेकआउट आया और
इम्पोर्टेंट ये है कि जो इसका जो बेस है कंसोलिडेशन का 880 885 का जो जोन है, ये पिछले जो साल का 2022 के साल का जो मल्टीपल स्विंग हाइस थे 870 880 के आसपास के थे। तो एक बार जब जून में ये रैली स्टार्ट हुआ था 650 का और स्टॉक ने तकरीबन 950 तक का लेवल टेस्ट किया था, उसके बाद कभी भी स्टॉक ने 875 880 का जो पिछले साल का जो स्विंग हाई है इसको तोड़ा नहीं है। और एक बेस बना के आज हमें वॉल्यूम के साथ यहाँ पे स्टॉक में एक ब्रेकआउट हम देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि MFSL बाय करना चाहिए 915 के स्टॉप लॉस से 985 1010 के टारगेट के लिए यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ सकता है। दूसरा स्टॉक है अल्ट्राटेक सीमेंट। अब सीमेंट स्टॉक्स में हमने देखा है एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ था पिछले कुछ दिनों से, और अगर स्पेसिफिकली हम अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो स्टॉक ने एक जो बड़ा रैली दिखाया था अक्टूबर 2022 से लेके तकरीबन जुलाई 2023 तक, जुलाई और सितंबर के बीच में। उसके बाद ये जो पिछले 4-5 महीने से स्टॉक 8100 और 8600 के जोन में कंसोलिडेट कर रहा है, और यहाँ पे हमें लग रहा है कि ये एक ब्रेकआउट दे रहा है यहाँ पे, और शॉर्ट एंड मीडियम टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है। डेली, वीकली, मंथली चार्ट्स पे भी एक अच्छा स्ट्रक्चर है, तो अल्ट्राटेक सीमेंट में हम बाई कर सकते हैं। और जो क्रूड प्राइसेस में भी जो हम देख रहे हैं कि एक नरमाई आ रही है, तो इसका एक बेनिफिट डायरेक्टली सीमेंट स्टॉक्स को भी जाएगा। तो 85-90 के स्टॉप लॉस से मुझे लग रहा है 8850 9000 के टारगेट के लिए हम अल्ट्राटेक सीमेंट बाय कर सकते हैं। ठीक है, MFSL और अल्ट्राटेक निश्चित तौर पर सुबह भी हम चर्चा कर रहे थे कि सीमेंट में क्या बेहतर है। दरअसल स्ट्रीट सीमेंट के नतीजे आए और उसके कॉन्टेक्स्ट में बातचीत कर रहे थे, तो एक्सपर्ट्स के ये व्यू निकल के आ रहे थे कि अल्ट्राटेक बेहतर है। और निश्चित तौर पर क्रूड अगर कमज़ोर होता है तो फ़ायदा मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक कॉस्ट हैवी होती है और उससे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में थोड़ी सी कमी आती है, उसका बेनिफिट मिलता है इन कंपनीज़ को। ये 2 शेयर हो गए सुदीप की तरफ से। कुणाल परार हमारे साथ हैं। कुणाल जी, शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है 89 स्वदेश पर। बताइए आपकी तरफ से आज की कॉल्स क्या हैं? थैंक यू अभिषेक जी। वेल 2 कॉल है, दोनों यहाँ से खरीदारी करके चलने की ही राय है। सबसे पहला स्टॉक है लार्सन टुब्रो LT। एक काफी अच्छी मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल रही है। ऊपर के लेवल्स गिरावट आने के बाद स्टॉक ने काफी अच्छा अपने आप को संभाला है प्रीवियस बॉटम के लेवल पे। एंड अगर मैं लॉन्गर टाइम फ्रेम की बात करूँ, या तो मंथली हो या तो वीकली हो, स्टॉक अभी अनचार्टेड टेरिटरी में ही ट्रेड कर रहा है। एंड अगर मैं आली चार्ट की बात करूँ तो आली चार्ट पे जैसे कहा जाता है कि एक स्मॉलर टाइम फ्रेम एंट्री के लिए काफी परफेक्ट होता है। अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम आपका अप ट्रेंड का है तो यहाँ पे परफेक्ट सेटअप यहाँ पे आली चार्ट पे बनता हुआ देखने को मिल रहा है। आज के दिन में ब्रेकआउट भी देखने को मिला है 2980 के लेवल पे। एंड लग रहा है कि आने वाले दिनों में स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो एक बाय करके चलने की सलाह है प्रेजेंट लेवल से 2855 के SL के साथ, जो इसका रिसेंट की बॉटम है। ऐसे टारगेट की बात कर लेते हैं तो 3110 का पहला टारगेट है जो स्टॉक हमें दिखा सकता है, और 3110 जैसे ही ब्रेक होता है ऊपर में 3285 यानी कि 3285 तक के भी लेवल हमें ये स्टॉक दिखाने में सक्षम है। तो 2855 के SL के साथ बाय करिए। और दूसरा जो स्टॉक है जहां पे एक अच्छी खासी खरीदारी आज के दिन में देखने को मिली है, प्लस ब्रेकआउट भी देखने को मिला है, ये स्टॉक रियल से जुड़ा हुआ स्टॉक है RVNL। एक हैमर कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन बनाने के बाद स्टॉक ने अच्छा खासा उछाल हमें दिखाया था। एंड आज के दिन में देखने जाए तो एक साइडवेज फॉर्मेशन का भी ब्रेकआउट आज स्टॉक ने हमें दिया है आली चार्ट के ऊपर। एंड जो गिरावट हमें रिसेंट डेज में देखने को मिली है वो एग्जैक्टली उसी लेवल पे आके रुकी है जो लेवल पे स्टॉक ने पहले टॉप बनाया था। तो RVNL खरीदारी करके यहाँ से चलने की सलाह है। SL की बात कर लेते हैं, 152 का SL है जो इसका रिसेंट का बॉटम है। टारगेट जो है वो है ऊपर में 168 169 का पहला टारगेट है। एंड जैसे ही ये क्रॉस होता है ऊपर में 180 तक के भी टारगेट हमें ये स्टॉक दिखा सकता है। तो बाय करके चलने की सलाह है RVNL विद द SL ऑफ 152। बढ़िया है L&T ट्रेड के तौर पर। और दूसरा हम देख रहे हैं कि रेलवे शेयरों की रफ्तार फिर से धीरे धीरे थोड़ी सी कम रफ्तार में से लेकिन फिर से रफ्तार में आ रहे हैं। तो RVNL ये कुणाल जी की तरफ से। तो 6 के 6 ट्रेडिंग कॉल्स यहाँ पर हो गए हैं। शायना मैम के जोड़ लेते हैं। शायना मैम, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। मैम आपसे ज़रा ये समझना चाहेंगी, चूँकि हम ये देख रहे हैं कि क्रूड नरम हो गया, बॉन्ड यील्ड कहीं ना कहीं 4.5% के आसपास US की स्टेबल हो रही हैं, डॉलर इंडेक्स 105 के आसपास है। तो इन अगर सारे ट्रिगर्स को मिलाकर अगर हम बाजार के संदर्भ में आपसे बातचीत करें, क्योंकि एक झटका हमने देखा, छोटा सा
शैलो करेक्शन हमने देखा, अब 19,400 के आसपास है। तो मैं मान के चले कि जो भी फेयर थे शॉर्ट टर्म के वो ओवर हो गए हैं और यहां से हमें बाजार में स्थिरता दिखेगी। अगर हां तो इस साल के अंत तक आप इंडेक्स को कहां तक जाता हुआ देख रही हैं? काफी अच्छा मतलब हमने स्टेबलाइज देखा है इंडेक्स को एट करंट लेवल्स। ऑफ कोर्स जैसे आपने बताया बैक्ड बाय स्टेबलाइजेशन ऑफ डेटा पॉइंट्स, यहाँ से अगर हम ये मतलब 200-300 पॉइंट के रेंज में हम अगर मेंटेन कर पाए और एफआई के इनफ्लोज आने लगे तो आई थिंक मार्केट कैन टेक द अप मूव। एट द सेम टाइम मेरे हिसाब से थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए और इस हिसाब से अगर मैं फ्रेश इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो वो डिफेंसिव सेक्टर में ज्यादा रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव डिफेंस सेक्टर बाय इटसेल्फ, वो अच्छा लगता है। फार्मास्यूटिकल्स अच्छा लगता है, यहाँ से मेरे हिसाब से काफी इन्वेस्टमेंट फ्लो फार्मा में फिर से आ रहा है। ऑल्सो यू हैव सम ऑफ द एफएमसीजी स्टॉक्स, यू हैव रियल एस्टेट स्टॉक्स जो काफी अच्छे नंबर्स दिखा रहे हैं, तो वहां से आप थोड़े स्टॉक्स पिक कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स आप थोड़ा डिफेंसिव भी रह सकते हो, एज वेल एज जो नंबर्स अच्छे आ रहे हैं और इन्वेस्टर्स का रुझान हो रहा है वो सेक्टर्स में भी आप जा सकते हो। ठीक है, तो अप्रोच अच्छी है कि डिफेंसिव्स की तरफ जाइए, वहाँ पर थोड़ी सी आपको ग्रोथ वाली भी संभावनाएं आपको खोजनी चाहिए। तो ये राय शायना मैम की तरफ से। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बहुत से एक्शन स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे, आपके लिए और शानदार ट्रेड्स खोजेंगे और कल के लिए आपकी तैयारी करवाएंगे। बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी ट्रेड्स भी लेंगे अपने एक्सपर्ट से, आप एंजॉय करेंगे। सकता हूं, पटाखा जो लग रहा हूं। दिवाली है, तैयार होकर आइए। चार पहियों पर नन्हे कदमों की छाप देखकर उनकी चहकती हुई खुशियों से बनता है घर, जिनके जिंदगी का छोटा सा हिस्सा है बैंक ऑफ बड़ौदा। और जब परिवार अपना है तो अकाउंट भी फैमिली वाला ही होना चाहिए। अब बढ़ाओ बॉब के संग त्योहार की उमंग। बैंक ऑफ बड़ौदा, हमेशा आपके लिए। गोल्ड के बिना आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसा लगता है? अधूरा। क्योंकि गोल्ड के साथ आपके पास पावर होती है बड़े फैसले लेने की, रिस्क्स और रिटर्न्स को बैलेंस करने की, पावर आसानी से खरीदने और बेचने की। इसीलिए गोल्ड है आपका स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, जिसके बिना आपका पोर्टफोलियो है अधूरा। अपने पोर्टफोलियो को दें गोल्ड की पावर। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। ये वक्त है हाइब्रिड्स का। आपकी पहली जॉब यानी आपका पहला निवेश। चुने हाइब्रिड फंड्स। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को सावधानी से पढ़ें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। और अब चलिए एक बार ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए, जो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, उनके लिए एक स्ट्रैटेजी भी खास लेकर आते हैं। अक्षय भागवत है। अक्षय, बाजार थोड़ा सा जब रेंज बाउंड दिख रहा हो तो कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको अच्छे ऑप्शन के ट्रेड दिख रहे हैं? क्या स्ट्रैटेजी सुझाएंगे आप? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो आज ऑप्शंस के चैंपियन के लिए स्टॉक का नाम है अडानी एंटरप्राइजेस। करेंट मार्केट रेट है 2261। तो जो टेक्निकल और डेरिवेटिव सेटअप से मुझे समझ में आ रहा है कि 2200 का एक अच्छा बेस बना रहा है नवंबर सीरीज में, और यहाँ से एक पॉजिटिव व्यू लेके चल रहा हूँ जहाँ आपको नवंबर में 2400 के आसपास छू सकता है स्टॉक। तो उसके चलते रणनीति है कि आपको बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी बिठानी है, जहाँ पे आपको बाय करनी है 2250 की कॉल, करीबन 89 के प्रीमियम में ट्रेड हो रही है वो। इसके सामने आपको 2350 की कॉल बेचनी है, करीबन 45 की प्रीमियम में अवेलेबल है।
तो नेट ये स्ट्रेटेजी में आपका मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल 11,200 तक है, और ये स्ट्रेटेजी में आप एक स्टॉप लॉस बना के चले जो करीबन 6,500 का है। तो पॉजिटिव व्यू ऑन अडानी एंटरप्राइज, रेकमेंड अ बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी। बुल कॉल स्प्रेड आप स्ट्रैटेजी अडानी एंटरप्राइज पर देख रहे हैं। 2250 की कॉल खरीदनी है, किन लेवल्स पे खरीदनी है आपको बता रहे हैं, और इनफैक्ट एक ऊपर की और कॉल भी खरीदने की सलाह यहाँ दे रहे हैं आपको अक्षय। तो दोनों ही बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी यहाँ बना रहे हैं। और बाजार में जिन स्टॉक्स में पर्टिकुलरली तेजी दिख रही है, 1-1.5% तेज है यहाँ अडानी एंटरप्राइज पे, लेकिन एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है कि ऑप्शन के ट्रेड थोड़े रिस्की ट्रेड होते हैं, इसलिए आप अपने रिस्क असेसमेंट करने के बाद ही इसमें ट्रेड लें या फिर अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के चलें। ठीक है, आज ऑयल मार्केटिंग के जितने भी क्रूड डेरिवेटिव ट्रेड्स थे उनमें अच्छी खासी मूव थी। क्रूड की चाल जिस तरह से चल रही है और $81 के पास तो क्रूड आ चुका है। ऐसे में जितने भी क्रूड डेरिवेटिव ट्रेड थे, चाहे वो ऑयल मार्केटिंग ट्रेड हो, पेंट स्टॉक्स हो, टायर स्टॉक्स जहां नंबर्स भी अच्छा है, उनमें एक अच्छी खासी मूव भी देखने को मिल रही है। लेकिन एक मूव सस्टेनेबल कितनी है, और इनफैक्ट एट द सेम टाइम सिर्फ डेरिवेटिव्स को ही नहीं देखें आप, ONGC जैसे ट्रेड, कोल ऑयल प्रोड्यूसर जो है वहां पर भी अच्छी तेजी है। ONGC के अभी नंबर्स भी नहीं आया और लास्ट क्वार्टर में इनफैक्ट क्रूड जिन लेवल्स पर था इसका फायदा ही होगा। एक बार एनर्जी पैक का यही ट्रेड समझ लेते हैं। सुदीप भी है हमारे साथ, सुदीप से समझते हैं। सुदीप, इस वक्त आप क्या ट्रेड लेंगे, क्योंकि क्लियर ट्रेड तो आप क्रूड डेरिवेटिव्स में देख ही रहे हैं, ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स जिस तरह की तेजी दिखा रहे हैं, क्या ये थोड़ा कैरी फॉरवर्ड ट्रेड है अब भी? जी प्रियंका जी, अगर हम 2-3 सेगमेंट्स की यदि बात करें, एक तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, हम वहां पे देखते हैं BPCL, HPCL, IOC, ये सब स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना है। और 2-3 दिन पहले अगर हम याद करें तो IOC के नतीजे भी आए थे और वो नतीजे बहुत अच्छे थे। तो उसके बाद ये क्रूड प्राइसेस का गिरना, ये दोनों ने एक ड्यूअल इम्पैक्ट आया था ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे। और इसमें मुझे लग रहा है सबसे बेटर अगर कोई एक पिक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में से है तो वो है HPCL। स्टॉक को यदि देखें तो जुलाई 2023 में एक बार स्टॉक 305 के करीब गया था, वहां से जो करेक्शन आया था ऑलमोस्ट ये 61% 70% करेक्शन खत्म करके अब ये पुराने ऑल टाइम हाई के जो पुराना अपना जो जुलाई का जो हाई है वहां पे आ रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छी चाल बन रही है HPCL में। डेली, वीकली, मंथली चार्ट सारे स्ट्रॉन्ग है, और यहां से भी अगर कोई ले तो 290 का स्टॉप लॉस रख के 315-320 के टारगेट्स हम HPCL में देख पाएंगे। और दूसरा एक जो क्रूड डेरिवेटिव जो हम सेगमेंट बोलते हैं वो है टायर्स का। तो वहां पे भी JK टायर ऑलरेडी पिछले 2-3 महीने से चल रहा था, आउट परफॉर्म कर रहा था, पर एक स्टॉक है जो नहीं चल रहा था और रेंज में ट्रेड कर रहा था, वो है अपोलो टायर। अपोलो टायर में हमने देखा था कि तकरीबन अगस्त महीने से स्टॉक 399 से लेके 375 के बीच में एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। कल नतीजे भी आ गए और नतीजे के बाद हमने देखा कि एक रेंज ब्रेकआउट हुआ है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, और एट द मनी में पुट राइटिंग भी हो रहा है, और साथ ही साथ कॉल्स जो कॉल राइटिंग हुआ था वहां पे भी हमें एक शॉर्ट कवरिंग नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे अपोलो टायर्स को भी बाई किया जा सकता है 403 के स्टॉप लॉस के साथ 425 के टारगेट के लिए 2 से 3 दिन के समय अवधि के लिए। नरमी बनी भी हुई है क्रूड के प्राइसेस में, तो क्रूड डेरिवेटिव का ट्रेड कुछ दिन और एग्जिस्ट कर सकता है। अपोलो टायर के नंबर्स भी आए, स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए, और साथ ही ऑयल मार्केटिंग काउंटर भी आप ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ और स्टॉक्स की बात भी करते हैं, क्योंकि आज अच्छी खासी मूव जो है आज अच्छी खासी मूव आपको फार्मा स्टॉक्स में भी देखने को मिल रही है। हालांकि बाजार डिफेंसिव मोड में नहीं है, लेकिन ये स्पेस अंडर कवर्ड भी रहा है। और इनफैक्ट इस बीच रेमंड्स के नंबर एक बार एड्रेस कर लेते हैं। बेटा कुछ घटा है, थोड़ा सा इस पे प्रेशर दिख रहा है। आए हालांकि YoY कोई बहुत बड़ी फिगर नहीं है जो जंप हुई है, सिर्फ 4% के करीब कंसोलिडेटेड फिगर्स हैं ये। और प्रॉफिट पे थोड़ा सा जो एक सॉफ्टनेस देखने को मिली है, इसे चेक करेंगे कि क्या रीजंस है, क्योंकि रेमंड कई रीजन से अब तो इनके जिस तरह के एक्सपेंशन चाहे रियल एस्टेट में हो और चाहे इंजीनियरिंग बिजनेस के अपने लिस्ट करना चाहते हो, तो कई सारे एक्सपेंशन के चलते पीछे न्यूज़ में रहा है रेमंड। लेकिन नंबर्स को थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं और इसके कुछ डिटेल्स भी लेकर आएंगे, हमारे रिसर्च टीम हमारे पास प्रोवाइड करेगी। लेकिन इस बीच जिन स्पेसेस में अच्छी मूव है, क्या वो स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स भी हैं? इस वक्त फार्मा स्पेस अच्छा दिख रहा है, और इनफैक्ट जिन स्पेसेस में अच्छे खासे फ्लोज जा रहे हैं वो ज्वेलरी स्टॉक्स भी हैं। आप स्टॉक्स लाइक सेंको गोल्ड को देखें, कल्याण ज्वेलर्स को देखें, टाइटल लास्ट वीक का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक था, और ये फेस्टिवल टाइम भी है, तो इन स्टॉक्स को क्या खरीदना अभी फायदेमंद रहेगा? एक बार ज्वेलरी स्टॉक्स को लेकर आते हैं और ये सवाल लेते हैं हम कुणाल से। कुणाल,
ज्वेलरी स्टॉक्स में इस वक्त कहाँ सबसे स्ट्रेंथ दिख रही है, जहां एंट्री पॉइंट भी, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी जहां फेवरेबल हो? ज्वेलरी स्टॉक की बात करें, बहुत स्टॉक ऐसे है जहां पे रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है और अच्छे खासे मोमेंटम भी हमें देखने को मिल सकती है। एंड उसके टेक्निकल सेटअप तो नो डाउट अच्छा है, लेकिन दो और रीजन है। दिवाली भी आ रही है, धनतेरस भी आ रही है, प्लस शादी का सीजन भी चालू हो गया है, तो कहीं ना कहीं आने वाले क्वार्टर में अच्छा खासा परफॉर्म भी कर सकते हैं ये स्टॉक। सबसे पहला नाम जो है उसमें टाइटन है, 3314 के अराउंड स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वीकली चार्ट अगर आप देखो तो अनचार्टेड टेरिटरी में ऑलरेडी स्टॉक है। रिसेंट का जो बॉटम बनाया है वो बॉटम एक अच्छे खासे सपोर्ट के साथ ही बनाया है। एंड अगर मैं आर्ली चार्ट की बात करूं तो आर्ली चार्ट पे ऑलरेडी स्टॉक ने एक ब्रेकआउट हमें दे दिया है एंड स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में भी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो बराबरली टाइटन ट्रेडर्स कम्युनिटी में काफी फेवरेबल स्टॉक है एंड इन्वेस्टर कम्युनिटी में भी। तो मैं कहूंगा कि प्रेजेंट लेवल पे टाइटन पे फोकस करके चलना चाहिए। 3313 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लोअर लेवल पे जो सबसे बढ़िया ऐसा फिलहाल मुझे देखने को मिल रहा है वो 3240 का 3240 का है। टारगेट की बात कर लेते हैं तो रिसेंट का जो टॉप है उस टॉप पे जो रेजिस्टेंस स्टॉक ने फेस किया था 3370, वो उसका पहला टारगेट है 3370। एंड जैसे ही ये क्रॉस करता है ऊपर में 3460 3460 तक के भी टारगेट हमें ये स्टॉक में देखने को मिल जाते हैं। तो पहला स्टॉक है टाइटन और दूसरा स्टॉक जिसमें एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें यहाँ से देखने को मिल सकती है, कल्याण ज्वेलर्स। स्टॉक फिलहाल 346 के अराउंड ट्रेड कर रहा है एंड वन वे रैली हमें इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। पिछले 3 दिन से लगातार रैली ये स्टॉक दिखा रहा है। प्रेजेंट लेवल पे अगर मैं कहूँ तो 346 पे यहाँ पे स्टॉक में खरीदारी करके चलने की सलाह बनी गई। रेजिस्टेंस एसएल की बात करूँ, सॉरी नॉट रेजिस्टेंस, अगर एसएल की बात करूँ तो एसएल थोड़ा सा लंबा आएगा, 320 के अराउंड आएगा। लेकिन अगर मैं एक्सटेंशन की बात करूं जो टारगेट मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं वो टारगेट ऊपर में सबसे पहला 365 का है और 365 जैसे ही ब्रेक होता है 400 तक के भी लेवल ये स्टॉक हमें दिखाने में सक्षम है। यानी कि आप कह सकते हो कि 14 से 15 तक का भी रिटर्न हमें ये स्टॉक दिखा सकता है। तो कल्याण 320 के एसएल के साथ यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। देखिए 70% रिटर्न सेंको गोल्ड जो हाल ही की लिस्टिंग का है, कल्याण ज्वेलर्स ने 90% की आपको ग्रोथ दी है पिछले से 3 महीनों की बात है और यहाँ से अब भी इनमें मूव बनी हुई है। टाइटन पिछले हफ्ते काफी चला, लार्ज कैप है, बड़ा बेस है तो उसके लिए ऑफकोर्स एक बड़ी ग्रोथ दिखाना मुश्किल है, लेकिन इन स्टॉक्स में अच्छी खासी सर्ज भी है। ठीक है, तो ये रिकमेंडेशन इस पर्टिकुलर स्पेस पे हमें कुणाल की तरफ से मिली। लेकिन क्योंकि इकोनॉमी की जब स्थिति इतनी मजबूत है, रिफॉर्म्स की तेजी है, ये सरकार और कितनी कमिटमेंट दिखा रही है, किस तरह के प्लान्स और विजन स्टेटमेंट है, इन सब पर बात करने के लिए हमारी इन हाउस टीम ने प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर संजीव सान्याल जी से बात की थी, प्रकाश प्रियदर्शी ने। आइए आपको खास ये इंटरेक्शन सुनवाते हैं कि ग्लोबल हालात में भारतीय इकोनॉमी के ग्रोथ आउटलुक के साथ साथ त्योहारों पर डिमांड आउटलुक, इनफैक्ट संजीव सान्याल हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं उनसे इन सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। प्लेजर टू हैव यू ऑन चैनल। दिवाली क्योंकि एक फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है और ये साल, ये समय ऐसा है जब हर कोई इस थीम को, डिमांड कंजम्पशन को अच्छे से सेलिब्रेट कर रहा होता है और हमारी तो इस साल की थीम भी है दिवाली मुस्कान वाली। पहले आपसे समझना चाहेंगे कि इंडियन इकोनॉमी इस वक्त आपको किस स्टैंड पॉइंट पे दिख रही है और कितनी मजबूत कंज्यूमर ट्रेंड दिख रहा है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कैसा दिख रहा है? तो अगर अब डोमेस्टिक यानी घरेलू दृष्टिकोण से देखें तो हमारी अर्थव्यवस्था में अभी जो रफ्तार दिख रही है वो काफ़ी अच्छी है। आप कोई भी इंडिकेटर देख लीजिए, उसमें अभी एक जो गति बनी हुई है वो अच्छी गति है। तो आप देखिए जैसे ऑटोमोबाइल सेल्स, तो गाड़ी, स्कूटर इत्यादि का जो अभी उसमें जो सेल दिख रहा है तो उसमें 16% की बढ़त दिखी होगी अक्टूबर के महीने में पिछले अक्टूबर के मुकाबले। वैसे आप देखिए बैंक से जो लोन देते हैं, ऋण देने का जो है भी पिछले साल के मुकाबले 19% ऊपर है। आप एयर ट्रैफिक देखिए, उसमें 18% ऊपर है। जीएसटी में जो कलेक्शन होता है महीने में, हर महीने में, तो पिछले महीने जो हुआ 13% ऊपर है। तो जो अगर आप इस दृष्टिकोण से देखें तो हमारी जो घरेलू जो मांग में जो गति है वो बहुत अच्छी है और मैं कहूँगा कि दुनिया में शायद ही ऐसा कोई अभी इस वक्त कोई
अर्थव्यवस्था होगा जहाँ इतनी अच्छी गति दिखेगी। तो अभी जो हम लोग कह रहे हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जीडीपी है, उसमें इस साल, इस वित्तीय साल में हम अगर देखेंगे उसमें 6.5 से 7% का हमारा जो एक्सपेंशन होगा, तो वो दुनिया का सबसे मतलब फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ जो कहेंगे वो है। इसके मुकाबले अब दुनिया की परिस्थिति देखेंगे तो दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े अर्थव्यवस्था हैं जो इस वक्त रिसेशन में डूब चुके हैं। जैसे जर्मनी ले लीजिए, कनाडा ले लीजिए, तो उनकी परिस्थिति बहुत ही ख़राब है। अमेरिका में गति तो है, लेकिन वहाँ उनके वित्तीय घाटा में बहुत ही उसकी परिस्थिति ख़राब है, क्योंकि उनका जो इंटरनल डेट है, ऋण जो है सरकार का, वो बहुत जल्दी ऊपर जा रहा है और उन पर किसी न किसी समय उस पर नियंत्रण डालना पड़ेगा, तब उनका भी रिसेशन ही हो जाएगा। तो इस अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में मैं कहूँगा कि हमारी जो आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था की जो हर तरीके से देखेंगे तो इसमें जो अभी गति है बहुत अच्छी है, और आप जो स्टेबिलिटी इंडिकेटर्स भी देखेंगे मोटा मोटा सभी हमारे नियंत्रण में है। जी संजीव सर, तो आपकी बातचीत से मतलब ये तो साफ है दुनिया भर की जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था खास तौर पर थोड़ी सी जटिल ज़रूर है। हमने रूस और यूक्रेन का युद्ध देखा, हमास और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, और कहीं ना कहीं ग्लोबल ग्रोथ को प्रभावित भी कर रहा है। तो आपको लगता है कि ग्लोबल जो अनिश्चितताएं हैं, क्या वो भारतीय इकोनॉमी को भी प्रभावित करेंगी, या फिर हमारे अपने फंडामेंटल्स, अपने रीजंस इतने मजबूत हैं कि हम इम्यून रहेंगे उससे? देखिए, तेल के दाम पर हम बहुत ही निर्भर हैं, क्योंकि 85% हमारा जो तेल की जो ज़रूरत है उसको हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो दुनिया पे स्वाभाविक है हम लोग उन पे निर्भर करते हैं। और अगर तेल का ये जो दाम अभी देख रहे हैं, अभी $90 प्रति बैरल पहुंच चुका है, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। अभी तक भी हम लोगों ने इसको नियंत्रण में रखा हुआ है, और तेल का जो घरेलू दाम है, आप जो पंप में जैसे लेते हैं, वो भी मोटा मोटा बहुत ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन ये 90% बहुत ही ज़्यादा है मेरे ख्याल से। और अगर कोई मिडल ईस्ट में और कोई अरब कंट्री में, और ये जो इज़राइल में जो युद्ध हो रहा है अगर फैल जाए, तो उसमें और भी परेशानी हो सकती है। तो ये एक चीज़ है जिस पे हम लोग नज़र रखते हैं, लेकिन इसके बारे में हम हमारे साइड से हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। संजीव सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए, अपनी रोशनी डालने के लिए, और आपको फिर से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बीच सीएससी के नतीजे आ गए हैं और आय आप देखेंगे तो 11% के आसपास का उछाल है। एबिडा में अच्छा जंप हम देख रहे हैं, यानी कामकाजी मुनाफे में तो नंबर्स अच्छे हैं, और शेयर हम देख रहे हैं कि फिर से 90 के ऊपर जाकर ये ट्रेड कर रहा है। 4 से 5% का अचानक से ये जंप आया है। इस पर एक व्यू लेंगे कि क्या ये तेजी की शुरुआत हो गई है और आपको किस तरह से पोजीशन करना है, एक छोटे से ब्रेक के बाद। मेहमानों का पूरा जमघट आप ET Now स्वदेश पे देख पा रहे हैं, जो अलग अलग कार्यक्रम के जरिए आप तक पहुंच रहे हैं। अब आपको एक और चीज़ भी रखते हैं आपके सामने। हमारे सहयोगी अजय शर्मा, जो कि कोलंबो में है इस समय, उन्होंने अडानी पोर्ट्स के CEO से खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। Stock market perspective, because your stock over the period has created a lot of value for long-term investors, and I saw very high degree of focus in your annual report about efficiencies. The word efficiency was repeated. There was very clear focus on ROAS and asset light. So what's the transformation on the business model that you're adopting? So as you would have seen, we have given a 5-year roadmap. We want to be, we at the end of 5 years, we want our ROCE to be in the range of anything between 19 to 22%, which we are at 12% right now. The reason why we have given that is because the last 10 years we've used the last 10 years to develop and to create infrastructure. We believe that now is the time to really optimize, sweat the assets and to squeeze and to get more efficiency, more operations out of it, and that's why we believe there is going to be a hockey stick in terms of a ROCE perspective.
And efficiency is important because end of the day, if you're not efficient, we won't be able to help our customers derive better value and be more competitive in the global market. So that's why that's why there is a huge amount of focus in terms of efficiency of product, whether it's operations, whether it's turnaround time, whether it is business mix, or whether it is even cargo loss. So what we have looked at is how do we help our customers reduce their cost of logistics, and then hence by doing that they will be more competitive in the global market. If they are more competitive in global market, indirectly we get benefited because there will be more volume for us. Outstanding. Thank you so much for your time and my Thank you. Thank you so much. Thank you. तो ये चर्चा भी आप देख पा रहे थे और इसी चर्चा के कुछ एक पॉइंट्स आप नीचे भी देख पा रहे हैं, जैसे विंड एनर्जी को लेकर भी अडानी पोर्ट्स का और अडानी ग्रुप का ये कहना है कि उसमें उनका फोकस रहेगा। भारत पहले भी विंड एनर्जी को लेकर काफ़ी फोकस रहा है और हम वो कंपनी के तौर पर एज अ कंपनी के तौर पर वो इस पर और भी ज़्यादा फोकस करेंगे। जो नीचे आप पॉइंट्स देख पा रहे हैं उसमें उन्होंने 2-4 बातें और भी लिखी हुई हैं। वो पॉइंट्स में ये है शाइना, ये ज़रा सवाल भी मेरा होगा अडानी पोर्ट्स का, पहले मैं ज़रा पॉइंट्स आपके सामने रख दूँ। वो ये कह रहे हैं कि हम 2030 तक सबसे बड़े पोर्ट हो जाएंगे, है ना। ये तो एक्सपेंशन भी करना चाहते हैं और आपने ध्यान भी होगा जब हिडलबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसके बाद कोई शेयर सबसे पहले ऊपर आया उस रिपोर्ट्स के नेगेटिविटी से, वो यही शेयर था। जब ये शेयर नीचे जा रहे थे तो सबसे कम गिरने वाले शेयर्स में से ये था, और जब ये शेयर नीचे भी था ना तब भी काफ़ी सारे लोगों का यही मानना था कि पोर्ट जो टेंजिबल एसेट्स हैं उसको आप बिल्कुल भी इग्नोर ना कीजिए। तो आपकी राय क्या, अडानी पोर्ट्स अभी भी 850 के रेट पे जो फ्रेश इन्वेस्टर है वो प्लस कर लेना, कोई दिक्कत तो नहीं है, रोड मैप तो बहुत क्लियर है। हाँ जी, एक्चुअली अगर आप पूरा अडानी ग्रुप में देखें तो बैलेंस शीट वाइज अडानी पोर्ट्स काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू द रेस्ट। आई मीन अक्रॉस, जैसे अगर आप इन्वेस्टमेंट्स की देखें उनके जो है उनका जो मार्केट शेयर इन द ओवरऑल पोर्ट सेक्टर में है, लॉजिस्टिक्स सेक्टर में है, तो वो काफ़ी अच्छा है। और अभी जो लेटेस्ट आई थिंक न्यूज़ बेस भी उनका काफ़ी अच्छा चल रहा है। जैसे लास्ट ये एक पोर्ट जो श्रीलंका में है उसमें जॉइंट इन्वेस्टमेंट विद अमेरिकन इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो आई थिंक टू एन एक्सटेंट वैल्यूएशन वाइज तो ये एक्सपेंसिव है ही, आई मीन इट इज़ एक्सपेंसिव एट 817, बट अगर आप अडानी स्टॉक्स में और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं देन ये एक ऑप्शन रहता है आपके लिए। ठीक है, एक काम और करते हैं, जरा अडानी ग्रुप के अडानी पोर्ट्स का एक टेक्निकल व्यू भी ले लेते हैं। कुणाल, जरा आप चेक करेंगे अडानी पोर्ट टेक्निकल व्यू देंगे आप? वेल डिम्पी जी, अडानी पोर्ट की बात करें इस लेवल पे जिस हिसाब से अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो व्यू बन रहा है बाय करके ही चलने का बन रहा है। जो ट्रेडिंग रेंज है वो ट्रेडिंग रेंज का ब्रेकआउट आज के दिन में हमें देखने को मिला है। एंड हाली चार्ट पे जो लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में स्टॉक ब्रेक कर चल रहा था उस फॉर्मेशन का भी ब्रेकआउट है। व्यू पॉजिटिव साइड का है, 817 के अराउंड डीपीजी स्टॉक हमें नजर आ रहा है अभी ट्रेड करते हुए। बाय करके चलने की सलाह है रिसेंट लेवल से ही। एसएल की बात कर लेते हैं तो उसका जो रिसेंट का जो बॉटम है डीपीजी 796, तो सिंपल साइड 795 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बातें कर लेते हैं तो सबसे पहला टारगेट है 835 का है, जो उसका अगर मैं बात करूँ रिसेंट का जो टॉप है 835 का वो है। और 835 जैसे ही डीपीजी काउंटर क्रॉस करता है ऊपर में 865 तक के भी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं, यानी कि तकरीबन 5 to 6% का भी रिटर्न हमें आने वाले 1-2 दिन में ये स्टॉक दिखा सकता है। तो प्रेजेंट लेवल से खरीदारी करके चलिए 795 के एसएल के साथ। ओके ठीक है, 795 का एक एसएल लगा के आप इसको एक बार बाय भी कर सकते हैं। ये टेक्निकल व्यू भी मिला, शर्मिला भी कह रही है कि शेयर ठीक है, और थोड़ी देर पहले हमने आपको मैनेजमेंट का व्यू भी बताया था, और वो एक बार वापस से सुना देती हैं आपको। एक्चुअली जो बात कह रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये अडानी पोर्ट्स के लिए काफ़ी अच्छे से प्रोपेल कर सकते हैं इस शेयर को। एक बार वापस से सुनाते हैं आपको। Okay. So we are having this very special interaction today
in Colombo, Sri Lanka, from the sidelines of this mega project with Adani Group is actually developing here, the west terminal of the Colombo port. There's a very landmark funding deal from the US infrastructure financing body which has happened, and I have with me Karan Adani to talk more about this particular deal and also the roadmap Adani Ports and Logistics as a company is taking going forward. Karan, thank you very much for your time talking to us on ET Now and for inviting us and showcasing this wonderful asset of yours. First of all, there are a lot of admirers of your company, Adani Ports and Logistics, the unique company it has been built over the years. But it was predominantly an India-focused company so far. Now we are seeing gradual moves. So in that light, what's the significance of this particular project? Okay, so no, you're right. We are predominantly an India-focused company with infrastructure in India. We entered Colombo 2 years back, and with the partnership with John Keells and Sri Lankan Port Authority. We were always looking for a footprint in this part of the country, because today almost 50% of India's container movement gets transshipped out of Colombo, and so we thought it was extremely important that for a company like us to have a presence over here in order to give a more surety on the supply chain for the Indian importer-exporter, and also to give the same level of visibility, transparency, as well as the same operational predictability as what we give in India. And the idea is that how do we help them to reduce that cost of overall logistics cost for them to do, for any importer or an exporter. We were also discussing earlier in the day that this is a step in the logistics space here, but you eventually also have an eye on probably doing something around the power space, renewables over here. What are the possibilities? So, as we have done with Bangladesh, we have set up a power plant in India, in Jharkhand, and then we are supplying electricity through transmission line in Bangladesh. We do see that there is a great opportunity to have wind farms set up in northern part of Sri Lanka, and then to set up a transmission line into India and export that power from Sri Lanka into India, renewable power, and that's what we are looking at. I think it's a great opportunity because the renewable PLFs that we get over here, especially in the northern part on the onshore, is same as an offshore wind farm. So we do see there is a lot of possibility, and the idea is that how do we start working towards integration of both the economies so that it helps. Interdependency always helps. End of the day, it helps in terms of the overall economics and the growing. Making sure that your neighbors also grow along with you. So to bring that overall stability, it's always good that we work with our neighbors and we try to integrate as much as possible. Karan, I was just going through your annual report of the Adani Ports. It's outstandingly written, I must say. The amount of detailed research. It talks about two things I want to talk about. One is Vision 2025, which is which is more near-term and medium-term vision. And then you talk about 2030. Sure. So it has more strategic initiatives which you aim to take out there. If you could just throw some light on that. So 2025, two large immediate objectives that we are achieving. By 2025, we would be hitting 500 million tons of handling as APSEZ. And second, we would be carbon neutral company by 2025. By 2030, what we are targeting to do is to be largest port company globally, and also from an India perspective to be the largest transport utility. What does it mean by transport utility? We are sort of transforming the company. We are not just going to be a port company, but more of a solution company to our customers, and give them a solution for their logistics need all the way to their factory gate, and hence develop whatever infrastructure we need to do in the hinterland part of the country, whether it's rail, whether it's ICDs, warehousing, trucking solution, rail solution. So that's what we would be going towards, and so it's going to be more of a solution-based approach
with infrastructure, with infrastructure embedded into it, and also technology embedded into it. Yeah, I mean, I can understand clearly. It talks a lot about how you're going to integrate customers, what they want, engage with them closely, and become more solution-oriented than just a port company. Exactly. So, talk to me about how you're using the ports as a very key strategic logistic play, because up till now logistic only meant road. Yes. But what I see is, when I see the map of India and how you're operating or expanding, it appears that there's a pearl kind of a strategy at play. Can you talk more about it? So if you see from India perspective, when you rank them, coastal is the cheapest mode of transport, whether it's coastal shipping or inland waterways, followed by rail and then followed by road. Unfortunately, for a country of our size, still 80% of cargo moves by road, and that's why our cost of logistics is so high. And in order to bring our cost of logistics down, we have to shift as much as possible to rail, as well as to inland waterway and coastal. And obviously, port is an entry and exit for any for any importer or an exporter, and that is what we were looking at. That when you look at the whole value chain, port is a very small component, but that component gives us the visibility of the whole whole value chain. And what we have noticed is, because there are multiple players delivering all the way up to the plant, there is a lot of inefficiency in the system, and the idea is that using that information, how do we break down and how do we give a seamless solution so that we reduce the inefficiencies in the system. I also observed that you're also kind of adopting all the best practices of New Age India, higher contribution of representation from women workers, much more technology imprint and automation. Can you talk more about that? So, end of the day, ports, we collect a lot of data. What do we do with that data? And right now, nothing. But the idea is that how do we bring in more how do we start using that data? How do we start using that data to make better decisions in terms of operations, in terms of customer engagement? So a lot of work is getting done over there. And as I said, we want to create the technology layer which, from an importer or an exporter, or as a customer, you get a full visibility, live visibility of where exactly your product is. You don't need to call the port, you don't need to call any of our team members, but the idea is that how do you get full visibility, transparency into the system, and that is what we are working towards. And I think from our objective, strategic objective, we want to go greener, we want to be more efficient, and obviously we want to have more diversity into our workforce. So these are the three large objectives that we. One last question from the stock market perspective, because your stock over the period has created a lot of value for long-term investors, and I saw very high degree of focus in your annual report about efficiencies. The word efficiency was repeated. There was very clear focus on ROCE and asset light. So what's the transformation on the business model that you're adopting? So as you would have seen, we have given a 5-year roadmap. We want to be, at the end of 5 years, we want our ROCE to be in the range of anything between 19 to 22%, which we are at 12% right now. The reason why we have given that is because the last 10 years we've used the last 10 years to develop and to create infrastructure. We believe that now is the time to really optimize, sweat the assets, and to squeeze and to get more efficiency, more operations out of it, and that's why we believe there is going to be a hockey stick in terms of a ROCE perspective. And efficiency is important, because end of the day, if you're not efficient, we won't be able to help our customers derive better value and be more competitive in the global market. So that's why that's why there is a huge amount of focus in terms of efficiency of product, whether it's operations, whether it's turnaround time, whether it is business mix, or whether it is even cargo loss. So what we have looked at is how do we help our customers reduce their cost of logistics, and then hence by doing that they will be more competitive.
in the globals market, where if they are more competitive in global market, indirectly we get benefited because there will be more volume for us. Outstanding. Thank you so much for your time and inviting. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you.